चलो कहां तक पढ़ लिया कल हमने? अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम के सारे क्वेश्चन को, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम कह रहा, वर्क के सारे डिस्कशन देख लिए थे, है ना? जितने भी वेराइटीज है, 4 वेराइटीज के क्वेश्चन हमको क्या करने थे, देखने थे वर्क में, चारों देख लिए, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा इधर, जो वर्क डन है, राइट, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी एस, राइट। तो जो वर्क डन वाला पार्ट है उसको हम चाहें तो डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं एफ डॉट डी एस। फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट, फोर्स को लिखा जा सकता है मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई डी एस, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है क्या, डीवी बाई डी टी इंटू डी एस। इसको हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कहने का मतलब यह है कि इस dt को मैं लिख दे रहा ds के नीचे, तो ये हो जाएगा mdv मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt, और ds बाई dt को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, राइट, वेलोसिटी से। तो ds बाई dt वाले पार्ट को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, वेलोसिटी से। तो ये हो गया हमारे पास mv dv, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, dw। अगर मुझे यहां पे क्या करनी, पूरी वैल्यू निकालनी है, तो पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट। इधर पे क्या वेरी हो रहा है, वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी वेरी हो रहा है तो वेलोसिटी को हमने मान लिया लेट से कहां तक वेरी हो रहा है, v इनिशियल से v फाइनल, और वर्क डन हो रहा है 0 से w। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा w, राइट हैंड साइड पे जो मास है वो कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, राइट, तो ये हो जाएगा क्या, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट है v इनिशियल टू v फाइनल। तो वर्क डन हमारे पास आ रहा है हाफ एम, राइट, ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, या वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम v इनिशियल स्क्वायर। ये जो रिलेशन हमें यहां पे क्या है दिख रहा है, उसमें एक तरफ वर्क है और दूसरी तरफ क्या है, एनर्जी है। ऐसा रिलेशन जो वर्क और एनर्जी को क्या करता है, रिलेट करता है, दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये जो हमने क्या किया है, यहां निकाला है, इसको हम बोल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट, इसे हम बोल रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इसे लिख सकते हैं क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से यही इक्वेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब समझो, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमने रिलेशन अभी लिखा है W इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये हर टाइप के फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। हर टाइप के फोर्स के लिए एप्लीकेबल कहने का मीनिंग ये हुआ कि चाहे तो हम इसे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, हम चाहे तो यूज कर सकते हैं किसके लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहे तो कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हम चाहे तो वेरिएबल फोर्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इधर कुछ सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है कि वर्क डन कितना है, वो किसके चेंज के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है। मान लो यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो के फाइनल अगर कम है किससे, के इनिशियल से, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वर्क डन आएगा नेगेटिव। या उल्टा बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन नेगेटिव है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसी का उल्टा भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो के फाइनल क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, के इनिशियल से। या उसका उल्टा, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है मतलब जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। तो यही हमें क्या करना है, यहां पे नोट करके लिखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल, इज एप्लीकेबल फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, राइट। सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। दिखने में जितना सिंपल है उतना ही हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल फ्रिक्शन में देखा था हमने, याद करो कि ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस जाके क्या करेगा, रुकेगा। पहले तो हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 1 से 2 पेज के सॉल्व होंगे वो। और अगर हम चाहें तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं किससे, वर्क एनर्जी थ्योरम से, 3 या 4 लाइन में भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहले इसको नोट करो। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम।
लेट्स से हमारे पास यहां पे एक मास है, राइट, m, और इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। बट ये जिस सरफेस पे है वहां पे क्या है, फ्रिक्शन है, और लेट्स से फ्रिक्शन कितना है 0.3, मान लिया कि फ्रिक्शन कितना है 0.3। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट। वेलोसिटी कम होती जाएगी मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी का क्या कराएगा, लॉस कराएगा। एक ऐसा भी टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्वेश्चन पूछा है कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखेंगे, हम बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और लिखेंगे जो वर्क डन हो जाएगा वो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल के। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है, जीरो, तो इस टर्म को हमने लिख दिया जीरो। अब वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। सिंस ये मूव कर रहा है, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिटेड। अगर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देता तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता, नहीं दिया है तो क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट है इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, और cos 180 की वैल्यू। तो यहां पे वर्क डन को हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय cos 180, और यहां लिखा जा सकता है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। फ्रिक्शन फोर्स कितना है, लिमिटिंग, और लिमिटिंग इसमें कितना लगेगा, म्यू इंटू एम जी। तो हमने लिख दिया म्यू एम जी एस, cos 180 की वैल्यू कितनी, माइनस। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना, माइनस म्यू एम जी एस इज इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, एम से एम कैंसिल, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना तो हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू जी, यही आएगा। तो हमने लिखा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 0.3 मतलब 50 बाई 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये क्या करेगा, कवर करेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वहां पे फोर्स कैसे भी। अब होता यह है कि जैसे मैंने इस क्वेश्चन को क्या करते हैं समझा दिया, कई स्टूडेंट इस तरह से आते हैं और ये भी बोलते हैं कि सर क्या इसको हम थर्ड इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। अगर हम यहाँ पे क्या लगाएं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और सिंस इसमें जो रिटार्डेशन है वो फिक्स्ड है, कितना, म्यू इंटू जी। याद करो एक क्वेश्चन देखा था हमने जिसमें हमने बोला था कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में अगर फ्रिक्शन फोर्स है और कितना है, म्यू एम जी, इससे m को हटा दो तो क्या बचेगा, म्यू इंटू जी, वही क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, और वो फिक्स्ड है भाई, म्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जी नहीं चेंज हो रहा। तो क्या हम इसमें थर्ड इक्वेशन नहीं लगा सकते, थर्ड इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते? तो भैया समझो एक चीज हुआ, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, 2 को मैं नीचे ले आ रहा हूं, तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, as। सबको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम ए एस। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के फाइनल, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, के इनिशियल, m इंटू ए को f इंटू एस, और f इंटू एस क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो तुम चाहे इससे सॉल्व करो चाहे इससे सॉल्व करो, दोनों अलग नहीं है बेटा, दोनों क्या है, राइट, बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि तुम यहां से सॉल्व कर रहे होते हो और कुछ स्टूडेंट लेके आते हैं सर ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, क्लियर है ये। अब एक कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होना चाहिए, ये जो है इसके लिए एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और उसको घुमा फिरा के हम यहां पे आए। फिर तुम कई बार मेरे को देखोगे कि फोर्स वेरिएबल है, जैसे अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देने वाले हैं जिसमें फोर्स वेरिएबल है, तो भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, राइट, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। अब तुम्हारा डाउट यहां पे ये होना चाहिए कि सिंस सर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कांस्टेंट फोर्स के लिए, और उसी से हम यहां पे आए हैं, तो वर्क एनर्जी थ्योरम फिर वेरिएबल फोर्स के लिए कैसे लग रहा है। तो समझो वहां पे वेरिएबल फोर्स के लिए हम जब क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल रहे हैं, तो हम ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमने इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लिखा कि f इंटू एस और f को हमने लिखा m इंटू ए इंटू एस, हम ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं कर रहे, तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हम वर्क डन निकालेंगे किससे, के फाइनल माइनस के इनिशियल से। सिर्फ हम यहां पे ये देखेंगे कि भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ उनका डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। हम इसके अंदर जो है कि फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है f इंटू एस, उस पार्ट को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमने बोला कि वर्क डन और किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और हम सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, राइट। अभी जब हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पर ध्यान रखना है
कि चाहे तुम क्वेश्चन को क्या करो, ऐसे सॉल्व करो, चाहे इससे सॉल्व करो, बेसिकली दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर इससे सॉल्व कर सकते क्या, ऑब्वियस ही बात है आएगा। क्लियर है ये? चलो इसको नोट कर लो। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन किया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को, और उसको सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने ये भी बताया था कि ठीक है वो जो हमने एग्जांपल लिया था वो कंपैरेटिवली क्या है, इजी है, राइट, उतना टफ नहीं था। पर अगर मैं इसी को 2-3 स्टेप कर दूं, जैसे t³/3 लिया था, लेट्स से t³/3 + t² + 5t ऐसे कर दूं, तो वही क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है। और उसको भी सिर्फ t³/3 वाला पार्ट भी जो हमने क्या किया था, सॉल्व किया था, वो भी थोड़ा सा क्या था, लेंदी था। भले मैंने सॉल्व करते समय याद करो लिखा था f = 2t, पर बेटा f = 2t भी तो लाना पड़ेगा ना तुमको। और वो कैसे लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आया था, फिर डिफरेंशिएट किया था तो एक्सीलरेशन आया था, फिर मास से मल्टीप्लाई किया था तो फोर्स आया था, फिर उस फोर्स को इंटीग्रेट किया था, तब जाके हमारा आंसर आया था। पर हम चाहे तो उसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन था, मास कितना है और डिस्प्लेसमेंट गिवन था t³/3 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऐसे दिया हुआ था। हम इसी क्वेश्चन को किससे सॉल्व करना चाह रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से। मतलब वर्क डन कितना है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से पता चल जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने इसको एक बार क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने में, तो v = क्या लिखेंगे हम, ds/dt, तो हो जाएगा d/dt ऑफ t³/3। कितना आ रहा था, 1/3 बाहर निकलेगा, 3t³, सॉरी t³ क्या हो जाएगा, 3t², तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, t²। ये आ रहा है वेलोसिटी का इक्वेशन। अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी लिखनी है तो टाइम क्या रखना पड़ेगा, 0, और जब मैं टाइम 0 रखूंगा तो वेलोसिटी आई कितनी, 0। और जब फाइनल निकालना है 2 सेकंड में पूछा था, क्वेश्चन यही था, वर्क डन इन 2 सेकंड, यही क्वेश्चन हमने देखा था। तो जब हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा कितना, 4 मीटर/सेकंड², ये आ जाएगा 4 मीटर/सेकंड²। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि भाई वर्क डन जो हो जाएगा वो k फाइनल माइनस k इनिशियल के बराबर। हाफ m को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, यहां लिखा v फाइनल माइनस v इनिशियल स्क्वायर, तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 16/2, आंसर कितना आ जाएगा। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से इसी क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें, तो ये और भी आसानी से क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। क्लियर है ये? तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हमेशा क्या करना है, हैंड में रखना है, कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो हम उससे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अरे नोट कर लो इसे भी। देखो जब जब हम क्या करेंगे यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही क्या करेंगे, लगाएंगे। कहीं भी हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मान लो कोई एनर्जी लॉस हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है, कन्वर्ट हो गया साउंड एनर्जी में या लाइट एनर्जी में, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे फिलहाल। तो जहां भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बट जल्दीबाजी में जब मैं क्या करता हूं, बात करता हूं या पढ़ा रहा होता हूं, तो उस टाइम पे मेरे मुंह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकल जाता है। तो अगर कहीं भी मैंने बोला है कि ऑन अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बाय डिफॉल्ट तुमको समझ लेना है कि सर किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की, क्योंकि दोनों डिफरेंट है और दोनों को हमने क्या किया, डिस्कस किया है ना। तो इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स क्या लगाया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। जबकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमेशा क्या है, अप्लीकेबल है, जब तक हम मॉडर्न फिजिक्स की बात ना करें। तो अगर मैंने कहीं पे क्या किया, लिखा है और लिखते समय बोला है कि ऑन अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बाय डिफॉल्ट तुमको समझना है सर किसकी बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी की, राइट। देखो तो मैंने यहां पे लिखा इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब है हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और हम बोलेंगे जितनी एनर्जी इनिशियल होगी उतनी एनर्जी क्या होगी, फाइनल। और मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ 2 एनर्जी आती है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो जितना इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल होगा उतना ही फाइनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल होगा। थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। एक तरफ हमने लिखा u इनिशियल माइनस u फाइनल, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, k फाइनल माइनस k इनिशियल। k फाइनल माइनस k इनिशियल को अभी हमने देखा है वर्क डन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, कि वर्क डन कितना हुआ है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, k फाइनल माइनस k इनिशियल। इसको मैंने लिखा माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल।
राइट। इसको भी मैंने क्या कर दिया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर दिया, माइनस लिख दिया। अब फाइनल माइनस इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बताएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे लिखा जा सकता है माइनस, और इसे लिखेंगे क्या, डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, या डी यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी डब्ल्यू। अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो देखने में बिल्कुल सिंपल है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्योंकि हम इंटर कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में, और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है, एज वेल एज पूरे फिजिक्स में जहां जहां पे हम इसको यूज करेंगे। पहली चीज आई कि डी यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी डब्ल्यू, राइट, माइनस डी डब्ल्यू। अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव हुआ तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के। इसका मतलब है कि जब जब कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तब तक उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, चाहे वो कोई सा भी पोटेंशियल एनर्जी हो। अब यहां पे सवाल आता है, सर आपने बोला कोई सा भी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, बिल्कुल। उसी को हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले कि कितने अलग अलग टाइप के पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, और जिसको हम क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं। पर यह ध्यान रखना है, चाहे वो कोई सा भी पोटेंशियल एनर्जी हो, अगर किसी सिस्टम ने पॉजिटिव वर्क किया है, अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या चेंज क्या होगा, नेगेटिव। और अगर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमेशा ऐसा होगा, पूरे नेचर में ये हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, ग्रेविटेशन से। अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा वर्क करेगा, तो जैसे जैसे वो पॉजिटिव वर्क करेगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती है। जितने ज्यादा हाइट में रहेगा पोटेंशियल एनर्जी उसकी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा नीचे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होता जाएगा। इसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू है। अगर मान लो मैं इसको ऊपर की तरफ लेके आऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा, और जैसे जैसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसा हर सिनारियो में, हर टाइम पे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हर केस में हम देखेंगे। बिल्कुल इस चीज को ध्यान रखना बेटा, नेचर में जब जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, मैं नेचर की ही पूरी बात कर दे, तब तब उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज, और जब जब वो वर्क डन नेगेटिव होगा तब तक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है ये? अच्छा, यहीं से मुझे एक और चीज मिला, डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी आर। तो ओवरऑल ये हो गया क्या, माइनस एफ डॉट डी आर। अरे डी यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ डॉट डी आर। और अगर मुझे पूरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स में। पोटेंशियल एनर्जी का जब भी फॉर्मूला पूछा जाए, सबसे बेसिक फॉर्मूला वो एक ही है, डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। इससे हम कई अलग अलग टाइप के फॉर्मूले क्या कर लेंगे, डिराइव करेंगे। चेंज सिर्फ एक ही चीज का होता है कि जो लिखने वाला फोर्स है उसको कैसे लिख रहे हैं। फोर्स को लिखने का तरीका बदलता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखने का तरीका क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। और फोर्स अलग अलग टाइप के, कभी फोर्स को लिख रहे हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कभी फोर्स को लिख रहे हैं G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, कभी फोर्स को लिख रहे हैं माइनस KX। तो अलग अलग टाइप से फॉर्मूला आते जाएंगे फोर्स के, तो उसके लिए अलग अलग टाइप का पोटेंशियल एनर्जी आता जाएगा। क्लियर है ये? तो यहीं से हमें थोड़ा सा क्या करना है, स्टडी करना है पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को। पहले यहां तक नोट करो, फिर लिखा रहा पोटेंशियल एनर्जी क्या है। टॉपिक डालना है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे लिखना है डेफिनेशन। ध्यान रखना है, पूरे फिजिक्स में शायद 3 या 4 ही जगह पे मैं डेफिनेशन लिखाने वाला हूं, पर जहां जहां पे लिखाने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले डेफिनेशन लिखना है, मैं इसको समझा दूंगा क्या है। Potential energy is a type of stored energy. Potential energy is a type of stored energy
may be due to position, may be due to position or due to configuration, or due to configuration which can be converted into work done, which can be converted into work done or kinetic energy, which can be converted into work done or kinetic energy. और हमारे पास फॉर्मूला है du इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट टी आर, राइट। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। समझो, यहां पे मैंने बोला है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी है। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं नेचर में, जितने भी क्या बोलते हैं सिस्टम होते हैं, उनमें कभी कभी कुछ एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, एक एनर्जी स्टोर होती है। अब ये एनर्जी कहां से आया, राइट, वो पहले क्या करना है, देखना है। तो हमने लिखा है कि स्टोर्ड एनर्जी क्यों है, मे बी ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अगर अपने पोजीशन की वजह से भी हो सकता है या अपने कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है, वो है इसके पोजीशन की वजह से, राइट। ये हमारा क्या है, सरफेस है। इस सरफेस से हमने इस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट को क्या करा रखा है। जब पोजीशन इसका क्या किया, हमने चेंज कर दिया, यहां से यहां ले गए, तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और वही स्टोर्ड एनर्जी क्या कहला रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसको मौका मिला, जैसे मैंने इसको रिलीज किया, रिलीज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी है जिसको मौका मिलते ही वो या तो वर्क में या काइनेटिक एनर्जी में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। पोजीशन की वजह से स्टोर्ड एनर्जी का एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लो मैंने बोला कि भाई यहां पे मेरे पास प्लस Q1 और यहां पे प्लस Q2 चार्ज है। अगर इसको हमने क्या कर रखा है, r डिस्टेंस पे रखा है, तो यहां भी क्या है, इस सिस्टम के पास भी एक स्टोर्ड एनर्जी है। अगर मान लो मैंने इसको पकड़ रखा तब तो ठीक है, लेकिन जैसे मैं रिलीज करूंगा दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे और दूर चले जाएंगे। तो जो एनर्जी स्टोर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। बिल्कुल इसी तरह से मान लो मैंने बोला कि यहां पे प्लस Q चार्ज है, यहां पे माइनस Q चार्ज है। इनको मैंने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, पर इनके पास क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी है। अगर इनको मैं रिलीज करूंगा, वैसे ही वो स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और दोनों क्या आने लगेंगे, पास आने लगेंगे। तो अपने पोजीशन की वजह से इनके पास क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी है जो किसी भी टाइम जैसे ही मौका मिलेगा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें। बिल्कुल इसी तरह से कई बार कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी क्या होता है, एक स्टोर्ड एनर्जी होता है। एग्जांपल ले लेते हैं एक स्प्रिंग का। मान लो मैंने बोला कि भाई स्प्रिंग जो है फिलहाल अपने नेचुरल लेंथ में है। अगर वो नेचुरल लेंथ में है तो इसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हमने कभी चेंज नहीं किया है, इसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से कोई छेड़खानी नहीं की है। लेकिन अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दूं, चेंज कर दूं। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने का मतलब है या तो मैं इसको क्या कर दूं, कंप्रेस कर दूं, या मैं इसको क्या कर दूं, एक्सपैंड कर दूं। दोनों ही केस में मैंने क्या कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। अब इसमें एक स्टोर्ड एनर्जी आ गई है। जैसे मौका मिला, जैसे तुम रिलीज करोगे, ये कन्वर्ट होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। ये क्या होगा, एक्सपैंड होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे इसको तुम रिलीज करोगे, ये भी क्या होगा, कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में और पास आ जाएगा। तो हर सिस्टम के पास कभी कभी पोजीशन की वजह से, कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक एनर्जी स्टोर रहती है जो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, या वर्क डन में। वो कहलाता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज और, वो ये कि पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी होती है। रिलेटिव क्वांटिटी और एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मीनिंग समझो। आज के टाइम पे दोनों चीजें चलती हैं। एक तुमने सुना है परसेंटेज और दूसरा सुना है परसेंटाइल। सुना है दोनों। परसेंटेज एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है, यह बताता है कि आउट ऑफ 100 तुमने कितने मार्क्स लाए हुए हैं, और जितने मार्क्स तुमने आउट ऑफ 100 लाए वो तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा। ये डिपेंड नहीं करेगा किसी और के परसेंटेज या मार्क्स पे। क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट हैं, किसी ने आउट ऑफ 100 70 मार्क्स लाए हैं, तो 70% हो गया। अब हो सकता है टॉपर वही हो, या हो सकता है टॉपर के 100 मार्क्स आए, 100% आए। क्या उसके परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा? टॉपर 70% वाला हो, 80 हो, 90 हो या 100 वाला, उसका तो 70% होगा। ये होता है एब्सोल्यूट क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी एक एब्सोल्यूट टर्म है,
एक ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड, किसी दूसरे की काइनेटिक एनर्जी कितनी है क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी का एग्जांपल होता है तुम्हारा परसेंटाइल। जो परसेंटाइल है, तुम्हारे कितने परसेंटाइल होंगे ये डिपेंड करेगा किस पे, कि टॉपर ने कितने मार्क्स लाए। अगर टॉपर के मार्क्स बहुत ज्यादा है तो उसी मार्क्स में तुम्हारा परसेंटाइल बहुत कम हो जाएगा, और टॉपर के मार्क्स अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो उसी मार्क्स में तुम्हारा परसेंटाइल क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इमेजिन करो राइट यहां पे कि मान लो ये मेरे पास एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, राइट 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, और इसको मैंने इस सरफेस से, राइट ये जो सरफेस है 1 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है। राइट ध्यान से देखना है, इसको ध्यान से समझना है। तो सरफेस जो है हमारा, अगर मान लो मैंने बोला कि भाई सरफेस के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी कंसीडर करूंगा, 0, तो 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 1 मीटर पे रहेगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल। mgh, m हो गया 1, g हो गया 10, हाइट हो गई 1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कहलाएगी, 10 जूल। इसी तरह से मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है 1 किलोग्राम का, जो सरफेस से कितने हाइट पर रखा है, 2 मीटर पे, तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल। तो ध्यान से देखो, 0, 10 जूल, 20 जूल। यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है, 10। यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, क्लियर है ये। अगली बार कोई आया और उसने बोला नहीं सर मैं सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं मानूंगा, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानूंगा, मैं जिसको मूव करा रहा हूं उस पर ध्यान देना, इसकी पोटेंशियल 0 मानेंगे। वो चाहे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकता है, लेकिन जैसे इसकी पोटेंशियल 0 मानेगा, अब सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी -10 जूल, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी 10 जूल, +10 जूल। आया समझ में जो बताना चाह रहा हूं। कोई और स्टूडेंट आया, उसने बोला नहीं सर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानूंगा, 0, वो मान सकता है। लेकिन जैसे वो पोटेंशियल एनर्जी 0 मानेगा, ये क्या कहलाएगा, -10, और ये क्या कहलाएगा, -20। मेन है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तुम कहीं का कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। जब 0 माना था तो ये 10 जूल ज्यादा था, और इससे ये 20 जूल ज्यादा था। जब इसको 0 माना है तो भी ये इससे 10 जूल है, क्योंकि ये -10 हो गया, -10 और ये 0 है तो 10 जूल ज्यादा है, और ये 10 जूल हो गया, तो -10 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना, 20 का। जिसने इसको 0 माना है ये -10 हो गया, ये अभी भी 10 जूल ज्यादा है इससे, और ये -20 हो गया, ये अभी भी 20 जूल ज्यादा है किससे, सरफेस से। क्या डिफरेंस में कोई अंतर आया क्या डिफरेंस में कोई अंतर है, नहीं। मेन है कहीं का पोटेंशियल हम चाहे तो 0 कंसीडर कर सकते हैं, बस क्या नहीं चेंज होना चाहिए, डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। हम इसको नोट भी कर ले रहे हैं, हम लिख भी ले रहे हैं। अच्छा, यही कहानी जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया है, यही कहानी पोटेंशियल के लिए भी ट्रू है, राइट। यही कहानी पोटेंशियल के लिए भी ट्रू है। इमेजिन करो, मान लो हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एक सेल है, और सेल है कितने का, 5 वोल्ट का। सर्किट सॉल्व करने में ये काम आएगा। तो जब हम किसी सेल के लिए बोलते हैं कि भाई ये 5 वोल्ट है, तो ये 5 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच का, राइट, इन दोनों यूनिट्स के बीच का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स के बीच का 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर तुमने बोला कि नेगेटिव टर्मिनल को हम 0 वोल्ट मानेंगे तो इसको मानना पड़ेगा 5 वोल्ट, पर किसी ने बोला नहीं सर मैं इसको -5 वोल्ट मानूंगा, मान सकता है, पर इसको फिर 0 लेना पड़ेगा। डिफरेंस में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, डिफरेंस अभी भी 5 वोल्ट का ही है। किसी ने बोला सर मैं इसको 100 वोल्ट मानूंगा, बिल्कुल ठीक है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा, 105। किसी ने बोला सर मैंने -10 वोल्ट लूंगा, तो क्या लेना पड़ेगा, राइट। ऐसी चीजें होती है। डिफरेंस हर बार क्या आएगा, ये 5 वोल्ट ज्यादा आएगा इससे, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सेम कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी क्या करते हैं, हम लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमको बोला यही 3 जो भी हम क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, इन्हीं तीनों को हम यहां पे ले रहे हैं, है ना, 3 अलग अलग केस में। ये मान लिया हमने केस 1, ये मान लिया केस 2, और इधर पे हम मान ले रहे हैं क्या, केस 3, राइट। जमीन वाले पॉइंट को हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया हमने सी। हमने बोला कि भाई ये 1 मीटर का डिफरेंस है, और ये भी क्या है, 1 मीटर का डिफरेंस है, राइट, 1 मीटर का डिफरेंस है। और इस सिनारियो के लिए जो हम मास ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या, 1 किलोग्राम। पहले केस में किसी ने बोला कि सर यहां पे जब मास रहेगा तो पोटेंशियल क्या लिया है, 0,
तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा 10 जूल, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा 20 जूल। अगले केस में किसी ने बोला सर यहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां पे क्या लेना पड़ेगा -10 जूल, और यहां पे क्या लेना पड़ेगा +10 जूल। किसी ने बोला सर मैं, थर्ड केस में किसी ने बोला सर मैं यहां पे 0 लूंगा, राइट, यहां पे 0 लूंगा, तो फिर उसको यहां पे क्या लेना पड़ेगा -10 जूल, और यहां पे -20 जूल। तीनों ही कंडीशन में तुम क्या करोगे, ध्यान से देख सकते हो कि भैया जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है, 10 और 10 जूल का है। ये वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट ए से 10 जूल ज्यादा ही है, चाहे कोई सा केस हो। इसी तरह से सी वाला पॉइंट बी से 10 जूल ज्यादा है, चाहे केस कोई भी हो। क्लियर है ये, राइट? तो हम कहीं भी कुछ भी मान सकते हैं, बट अगर कुछ नहीं बोला गया है तो एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। तो वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि भैया बॉटम मोस्ट पॉइंट पे 0 मानो, काहे के लिए फालतू रायता फैलाना। बात आ रही समझ में? इससे दो फायदे हो जाते हैं हमारे, एक तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, दूसरा जितना डिफरेंस होता है उतनी यहां पे वैल्यू होती है। डिफरेंस है 10 जूल का, पोटेंशियल एनर्जी भी 10 जूल है। डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक 20 जूल, पोटेंशियल एनर्जी भी कितना है 20 जूल। सिंपल सा है। क्लियर है ये? तो कुछ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड भी होते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमेशा यहां पे 10, हमेशा 20 और यहां पे 0 होगा। कल को अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने बोल दिया नहीं यहां पे तुम -100 मान के चलो और बताओ यहां पे कितना है, तो फिर -100 के हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो जितना इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। डन? राइट? पहले इसको नोट कर लो, तुम साइड में चाहो तो इसको भी नोट कर सकते हो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, उसको तो हम क्या करेंगे अभी निकालेंगे, राइट, कि कितने टाइप के हो सकते हैं या कैसे निकालते हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम एक और टर्म को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, और वो है इक्विलिब्रियम। राइट? इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, यहां पे हम पढ़ेंगे फोर्स के लिए इक्विलिब्रियम, और जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो टेम्परेचर के लिए इक्विलिब्रियम। तो फोर्स का जो इक्विलिब्रियम है, अगर हम कभी हमने वर्ड यूज किया इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स या नेट प्रेशर का 0 होना। मतलब जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे, जितना राइट उतना लेफ्ट, ऐसे करके लग बोल सकते हैं हम, राइट? तो नेट फोर्स का क्या होना, 0 होना। लेकिन नेट फोर्स के 0 होने से हम इक्विलिब्रियम तो बोल सकते हैं, बट वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी पे। तो हमें यहां पे क्या करना है, देखना है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और ध्यान रखना है जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख रहे हैं ये आगे जाके रिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से। राइट? ये आगे जाके रिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए एक कंडीशन है, वो भी हम क्या करेंगे यहां पे देखेंगे। राइट? तो टॉपिक डालना है क्या बेटा, कुछ बोल रहे थे? टॉपिक डालना है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये है देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। राइट? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक चीज और समझ लो, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैंने बोल दिया सीधा सीधा हम पूरे नेचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। वापस से मैं एक स्टेटमेंट इस तरह से बता रहा कि पूरे नेचर में हर सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी स्टोर्ड एनर्जी को क्या करे, कम करे। उनका जो मूवमेंट होता है हमेशा ऐसा होता है कि उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जिसकी बात हम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी जो हम बोल रहे हैं, वो हमेशा क्या होता जाए, कम होता जाए। क्योंकि जिसकी स्टोर्ड एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही, और नेचर में हर इंसान हर सिस्टम स्टेबिलिटी अचीव करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, वो उतना ही क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा। और जितनी ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना ही वो क्या होगा, अनस्टेबल। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें बहुत एनर्जी होती है, क्या वो एक जगह पे शांत बैठते हैं? ये बिल्कुल ब्राउनियन मोशन की तरह इधर फिर उधर, वहां टकराए तो उधर, ऐसे भगते रहते हैं। पर अगर तुम बात करो अपनी, और अगर कभी तबियत खराब हो जाए तो तबियत खराब होने से हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चुपचाप से एक जगह पे बैठ जाते हैं।
राइट? तो नेचर में सबकी टेंडेंसी होती है क्या, अपनी एनर्जी को कम करने की, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाती है वैसे वैसे वो स्टेबल होता जा रहा है। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। तो पहला तो हम देखेंगे कि भाई हमने क्या टर्म यूज किया, इक्विलिब्रियम। अगर हमने टर्म इक्विलिब्रियम यूज किया है, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। लगने वाला नेट फोर्स इसका जीरो होना चाहिए। वो तो सबके लिए होगा ही, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोला तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। फिर हमने बोला है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम बोला है तो हम बोलेंगे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम। जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा वो, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। और पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होने का मतलब जीरो नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के मिनिमम होने का मतलब है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कब होगा, तो ध्यान दो, जिस तरह से तुमने W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू FS cos थीटा लिखा था, उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस FS cos थीटा। भाई माइनस हो सकता है, माइनस FS cos थीटा। अब इस पूरी वैल्यू अगर नेगेटिव लाना है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट, जीरो। क्योंकि बेटा अगर जीरो हुआ तो cos जीरो की वैल्यू 1, और अगर वो 1 हो गया तो ये माइनस में तो ऑलरेडी है। तो हम बोलेंगे कि u की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब थीटा की वैल्यू क्या हो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हो जाता है कि फोर्स और इसके बीच का जो एंगल हो वो कितना हो, जीरो, राइट, 0 डिग्री हो। तो अगर एंगल 0 डिग्री है तो u की वैल्यू मिनिमम होगा, और मिनिमम मतलब नेगेटिव वैल्यू, राइट। इसी तरह से अगला पॉइंट मैं अभी लिखा रहा, मैं समझा दूंगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है, वो अपनी जगह पे रखा हुआ है, राइट, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा तो हिल ही नहीं सकता। बट अगर किसी ने बाहर से फोर्स लगाया और उसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मीन पोजीशन का मतलब होता है जहां पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। ध्यान रखना सारे पॉइंट्स को, मीन पोजीशन वो जहां पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, जीरो। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के टाइम पे मीन पोजीशन से हमने उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो अगला पॉइंट हमने लिखा, इफ डिस्टर्ब्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, इफ डिस्टर्ब फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब जहां पे वो पोजीशन जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो, देन इट कम्स बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन, कम्स बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन, वापस वो अपने मीन पोजीशन की तरफ क्या होता है, आता है। इसको समझाने के पर्पज से मैं नॉन फिजिक्स का एग्जांपल एक क्या कर रहा पहले ले रहा है, जो बच्चों को समझाया जाता है कि भैया मीन पोजीशन की तरफ वापस आने का मतलब क्या है, कैसा है, तो पहले वो एग्जांपल ले रहा है, फिर फिजिक्स का एग्जांपल हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। तो मान लो मैंने यहां पे क्या किया, एग्जांपल लिया कि भाई मेरे पास क्या है, एक इस तरह का बाउल है जिसको हमने क्या कर रखा है, ऐसे रखा हुआ है, राइट, एक कटोरा ऐसे रखा हुआ है, और इसके ऊपर में हमने एक क्या कर दिया, बॉल रख दिया। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो। नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, नॉर्मल डायरेक्शन, नेट फोर्स क्या है, जीरो। और ये अभी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस सिस्टम के लिए इससे मिनिमम एनर्जी और नहीं हो सकता। अब अगर मैंने इसको मीन पोजीशन से क्या किया, डिस्टर्ब किया हल्का सा, तो ये वापस मीन पोजीशन के तरफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने इसको हल्का सा इधर डिस्टर्ब किया तो वापस ये अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं इस पॉइंट को कि अगर हम इसको मीन पोजीशन से क्या करें, डिस्टर्ब करें, तो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे ही आता है। नॉन फिजिक्स का एग्जांपल एक आध इस तरह का भी हम ले सकते हैं कि मान लो मेरे पास एक इस तरह का क्या है, कोन है, जिसको मैंने क्या कर रखा है, ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, राइट, एक ऐसे रखा हुआ है। अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूं, मेन पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब, ऐसा नहीं कि फेंक ही दिया तुमने, हल्का से इसको क्या करो, टिल्ट करो, तो ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है। अगर जरा सा डिस्टर्ब करेंगे तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स का, राइट, कुछ फिजिक्स का एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक में, राइट, पेंडुलम का भी एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल मान लो ले लेते हैं, और ध्यान रखना ये एग्जांपल वापस से आएगा। मैं यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल नहीं ले रहा, जबकि एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जहां जहां पे एसएचएम होने के चांसेस रहेंगे वहां वहां पे क्या रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि मैंने क्या बोला, टेंडेंसी है किधर, वापस मीन पोजीशन में आने का। डिस्टर्ब करोगे यहां पे आएगा, इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाएगा, यहां चला जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, और क्या करने लगेगा, मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम ऑसिलेट करेगा,
तुमसे पूछेगा इसका टाइम पीरियड क्या है। तो कहीं भी ऑसिलेशन होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ये बार बार आएगा। तो एग्जांपल में सिर्फ एक दो ले रहा हूं। मान लो मैंने बोला कि लेट से यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू भी हमें लेनी पड़ेगी। तो लेट से मैंने बोला कि भाई यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां भी प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, राइट। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लिया हमने 2 टाइम्स ऑफ आर। हमने कंसीडर कर लिया 2 टाइम्स ऑफ आर। फिर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे, राइट, जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, यहां पे मैंने एक और प्लस क्यू चार्ज रख दिया, राइट। पॉजिटिव चार्ज ही रखा है मैंने यहां पे। अब ये दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए, जबकि थर्ड चार्ज बराबर हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं यहां पे चाहूं तो मैं सिर्फ लिख सकता हूं कि भाई यहां पे मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मिड पॉइंट पे है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर और ये डिस्टेंस भी कितना होगा आर। ये कहलाएगा इसका मेन पोजीशन, राइट। ये कहलाएगा इसका मेन पोजीशन। क्यों? क्योंकि इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। जितने फोर्स से ये रिपेल कर रहा है एग्जैक्टली उतने ही फोर्स से ये भी क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। अगर इनकी वैल्यू अलग अलग होती तो नेट फोर्स 0। तो ये वो पोजीशन है जहां पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0। क्लियर है? अब इमेजिन करो कि इसको मैं एक्सियल पोजीशन में थोड़ा सा क्या कर दूं? डिस्टर्ब करूं। जैसे मैं इसको एक्सियल पोजीशन में डिस्टर्ब करूंगा, हल्का सा इधर लेके जाऊंगा, तो वो ये वाला जो है राइट हैंड साइड में जो लगा हुआ है, ये फोर्स क्या करेगा? ज्यादा लगाएगा, इसको वापस रिपेल करेगा और बोलेगा चल अपने वापस पोजीशन पे। ये यहां तक आएगा पर रुक नहीं पाएगा, इधर चला जाएगा। जैसे इधर जाएगा ये इसको क्या करेगा? फिर से रिपेल करेगा। तो अगर मैं इसको एक्सियल पोजीशन में क्या करूं? डिस्टर्ब करूं, तो ये टेंडेंसी रखता है वापस अपने मेन पोजीशन में आने का। तो एक्सियल पोजीशन में ये कैसा है? इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, राइट। एक्सियल पोजीशन जो है इसके लिए, उसमें ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विटोरियल में नहीं है बेटा। अगर तुम सोचोगे सर इसको उठा के यहां रख दें, तो बेटा ये इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इनका रिजल्टेंट ऊपर है, ऊपर ही चला जाएगा, वापस नहीं आने वाला। इसलिए यहां पे स्पेसिफाई कर दिया किसमें है स्टेबल इक्विलिब्रियम? एक्सियल। क्लियर है ये? बिल्कुल इसी तरह से मान लो मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया कि भाई यहां पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, सेम उसी तरह का सिनारियो, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है, बट सेंटर पे मैंने यहां पे क्या लिया है? माइनस चार्ज लिया हुआ है। सेंटर में माइनस चार्ज लिया हुआ है। अब अगर तुम इसको एक्सियल पोजीशन में डिस्टर्ब करोगे तो उसको यहां पे लेके जाओगे तो यही उसको अट्रैक्ट करेगा और उधर ही चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इक्विटोरियल पोजीशन में क्या करूं? डिस्टर्ब करूं, इसको उठा के यहां पे ले आऊं, राइट, यहां पे, तो ये पोजीशन कैसा है? इक्विटोरियल। ये इसको इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों इसको ऐसे खींचेंगे। जब दोनों ऐसे खींचेंगे तो नेट फोर्स किधर होगा? और ये वापस नीचे आ जाएगा। अगर ये यहां नहीं रुका और यहां चला गया तो ये इसको खींचेगा, इधर खींचेगा, वापस आ जाएगा। तो वापस से ये मीन पोजीशन में आने की टेंडेंसी रखता है। तो हम कहेंगे ऐसे केस में इक्विटोरियल पोजीशन में ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि एक्सियल पोजीशन में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं। क्लियर है ये? तो पहला टाइप है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम का, राइट। इसको लिखो, फिर अगला बता रहा हूं क्या, राइट। देखो इसी में मैं लिखते जा रहा, ध्यान समझना पहले। सेकंड हम देख रहे हैं क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है नेट फोर्स तो क्या रहेगा? 0 रहेगा, बट कैसा है वो? अनस्टेबल। अनस्टेबल है कहने का मतलब है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे क्या? मैक्सिमम। और मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव हो। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो सकती है, राइट? अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव या मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? जब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, राइट। तो अगर यहां पे थीटा की वैल्यू हम 180 डिग्री रखें तो ये कहलाएगा कैसा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। नॉर्मल लैंग्वेज हम इस तरह से बताते हैं कि अगर कभी कोई पोजीशन कोई पार्टिकल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो जहां पे है वहां पे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन अगर तुमने उसको हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो वो फिर उससे और दूर चला जाएगा,
राइट, उसके तरफ नहीं आएगा, मेन पोजीशन की तरफ नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, वो मेन पोजीशन से दूर चला जाएगा। तो हम लिखेंगे इफ डिस्टर्ब फ्रॉम द मेन पोजीशन देन इट मूव्स अवे फ्रॉम इट, राइट, फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, वो बल्कि और उससे क्या होता है, दूर चला जाता है। अगर नॉन फिजिक्स के उसमें हम क्या करें, इसको समझाने की कोशिश करें, तो जस्ट इसका उल्टा केस हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। मान लो उसी बाउल को हमने क्या कर दिया है, ऐसे उल्टा इन्वर्टेड रखा हुआ है, राइट, और इसके टॉप पे हमने क्या कर दिया है, इस गेंद को रख दिया, इस बॉल को रख दिया। अभी भी इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0, नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल एक्शन, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के हिसाब से क्या है, सबसे ज्यादा, राइट, इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा है। अगर तुमने इसको हल्का सा भी क्या किया, डिस्टर्ब किया, तो वापस तो छोड़ो, ये बल्कि उससे क्या हो जाएगा, और दूर चला जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम उसी तरह से नॉन फिजिक्स वाला ऐसे ले सकते हैं कि भाई मान लो इसको किसी तरीके से हमने ऐसे क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा हुआ है। तो बैलेंस जरूर कर रखा है, पर ये कैसा है, अनस्टेबल में। अगर इसको हमने हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो ये सीधा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, वापस नहीं आएगा। हल्का सा डिस्टर्ब किया तो ऐसा नहीं कि वापस आएगा, बल्कि उससे दूर चला जाएगा। क्लियर है ये? इसी तरह से इनमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में कैसा था ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर इसको इक्वेटोरियल पोजीशन में मैंने क्या किया, डिस्टर्ब किया, मतलब अगर हल्का सा भी हमने इस तरह से ऐसे किया और इस चार्ज को मैं यहां पे क्या करूं, ले आऊं, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा और फोर्स लगाएगा इधर पे, ये इसको रिपेल करेगा और फोर्स लगाएगा इधर पे। इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो किधर होगा, ऊपर, और जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उधर ही चला जाएगा। क्या वापस आएगा? नहीं। तो हम यहां पे बोलेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन में, राइट, इक्वेटोरियल पोजीशन में ये कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, राइट। बात कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन की। यहां पे इक्विलिब्रियम में अगर मैंने इसको क्या कर दिया, लेट्स से डिस्टर्ब किया और यहां पे मैं ले आया, राइट, इसको मैं यहां पे लाऊं, तो जैसे मैं इसको क्या करूंगा, पास लाऊंगा, जिसके पास है वो उसको क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा और वो उधर ही मूव कर जाएगा। क्या ये वापस आया? नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि एक्सियल पोजीशन में, राइट, एक्सियल पोजीशन में ये कैसा है, राइट, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये? ध्यान रखना बेटा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। तुम चाहो तो इस टॉपिक के ऊपर में कहीं लिख लो कि भाई ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। जहां जहां एसएचएम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा, राइट, डाइपोल की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन की बात करेंगे, हर जगह पे स्टेबल अनस्टेबल आता ही जाएगा। तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाती है उसको याद रखने की, है ना। तुम चाहो तो किस तरह से याद रखना है, क्या तुमको नोट लिखना है, क्या बुकमार्क बनाना है, वो अपने हिसाब से बना लो, पर ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहना चाहिए, राइट। रोटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक हर जगह पे आता रहेगा, है ना। लिखो इसे भी, ठीक। देखो बेटा, फिर तीसरा है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो थर्ड हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट। अब समझो, सिंस ये इक्विलिब्रियम है तो लगने वाला नेट फोर्स तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन इसमें पोटेंशियल एनर्जी ना तो मैक्सिमम होता है और ना ही मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होती है इसमें, 0। और ऐसा तब होगा, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मुझे क्या करना है, 0 करना है, तो थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, राइट। अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट कर दे तो ना तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ना तो मिनिमम, सीधा कितना हो जाएगा, 0। अब इसकी टेंडेंसी ये होती है कि अगर इसको हमने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया तो ना तो ये क्या सेंटर की तरफ आएगा, मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ना तो उससे दूर जाएगा। जहां पे डिस्टर्ब करके रखोगे वहीं पे रहेगा। तो हम लिखेंगे इफ डिस्टर्ब फ्रॉम द मीन पोजीशन देन इट नीदर मूव्स टुवर्ड्स नॉर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट। तो अगर इसको हमने क्या कर दिया, डिस्टर्ब किया, तो ना तो वो मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ना तो उससे दूर जाएगा। जहां पे उठा के रखोगे वो वहीं पे बैठा रहेगा। इसका अगर हम क्या करें, एग्जांपल ले, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, राइट। नॉन फिजिक्स का एग्जांपल हमारा ऐसा हो सकता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास बॉल है
जिसको हम सीधा सीधा कहां रख रहे हैं, फ्लोर में रख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लोर में रख रहे हैं। अगर मैं इसको क्या किया, डिस्टर्ब करके यहां पे रखा तो वो वहीं पे रहेगा, ना तो इससे दूर जाएगा ना तो इसके पास आएगा। अगर उसी कोन को हम क्या करते हैं, इस तरह से सरफेस पे ऐसे रख दे, तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर इसको हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो जहां पे रखोगे वो वहीं पे रहेगा, ना तो इधर मूव करेगा ना तो उससे दूर जाएगा। चार्जेस के केस में जरूरी नहीं कि हर जगह पे तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम मिल जाए, पहली चीज समझ लेना है। चार्जेस के केस में मैं बोल सकता हूं कि अगर एक मेरे पास आइसोलेटेड चार्ज है, राइट, एक आइसोलेटेड चार्ज है, लेट्स से यहां पे प्लस क्यू, इसके अगल बगल में कुछ भी नहीं, तो लगने वाला फोर्स कितना, 0। अगर इसको उठा के मैंने यहां पे रख दिया तो जहां पे मैं उठा के रखूंगा वो वहीं पे रहेगा। तो एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रह सकता है, जहां पे उठा के रखेंगे वो वहीं पे रह जाएगा, ना तो पास आएगा ना तो दूर जाएगा। क्लियर है ये हमारे 3 टाइप के इक्विलिब्रियम। ध्यान ये रखना है बेटा, समझना इस चीज को कि इक्विलिब्रियम हर जगह आएगा, राइट। अगर बायोंसी फोर्स पढ़ा रहे हैं, प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, हर जगह पे इक्विलिब्रियम मेंशन होगा। इसको तुम मॉर्निंग समझो या जो भी समझो, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि अपने हिसाब से तुम लिख लो, राइट। जैसा लिखना है कि ये वो टॉपिक है जो हमेशा तुमको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। जब भी ये मेंशन होगा वापस से ये चीजें आएंगे कि भाई तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, राइट। इसको नोट कर लेना, 2 मिनट सुन लो। एक नॉर्मल तरीके का, मैं बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम्पल समझा दे रहा, इसको ग्रैस्प करने का या समझने का कि भाई स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है, एक बिल्कुल नॉर्मल टाइप का। मान के चलो ऐसा हुआ कि एक दिन कोई स्टूडेंट आया, राइट, और उसकी तबीयत खराब है। तो तबीयत खराब है तो यार स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, राइट। और वही स्टोर्ड एनर्जी को हम यहां पे क्या रेफरेंस दे रहे हैं, वही स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो मान के चलो यार तबीयत खराब है, तो तबीयत खराब होती तो हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो बिल्कुल आया चुपचाप से एक जगह पे बैठ गया। अब अगर वो बैठा हुआ है चुपचाप से और स्टोर्ड एनर्जी कम है, तो हम बोल सकते हैं वो किस टाइप का है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम बोलोगे यार चल इधर बैठ जाओ, बोलेगा नहीं यार छोड़, मेरे को एक जगह पे रहने दे। क्या वो यहां से वहां भगता रहेगा, राइट। तुम उसको उधर डिस्टर्ब करने की कोशिश, बोलेगा नहीं यार मेरे को यहीं पे बैठना है, तो चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसी तरह से कोई नॉर्मल स्टूडेंट आया, ना तो बहुत ज्यादा किसी टाइप का तबियत खराब है ना तो किसी भी, नॉर्मल आया चुपचाप से बैठ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसकी स्टोर्ड एनर्जी ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज्यादा है, नॉर्मल अपनी जगह पे बैठा हुआ है। तुम बोलोगे भाई उधर बैठ जाओ, उठ के वहीं पे बैठ जाएगा। तुम बोलोगे भाई उधर बैठ जाओ, उठ के वहीं पे बैठ जाएगा। कैसा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरे केस में एक आया रिसेंटली ब्रेकअप होके, बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ है, स्टोर्ड एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन फिर भी चुपचाप से बिल्कुल गुस्से में आया और चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ गया। वो उसका हो गया मीन पोजीशन। अब अगर तुमने इसको उंगली की, मतलब अगर तुमने इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब किया, तो ये मीन पोजीशन से ऐसा भागेगा और तब तक भागेगा जब तक वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट ना हो जाए किसमें, काइनेटिक, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो स्टेबिलिटी अचीव। तो अगर स्टोर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है तो जनरली देखा गया है कि मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करने पे वो कन्वर्ट होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन में। और ये तब तक होता रहता है जब तक वो स्टेबिलिटी अचीव ना कर ले, जब तक स्टोर्ड एनर्जी कम ना हो जाए। और स्टोर्ड एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी अचीव, फिर चुपचाप से बैठ सकते हैं। जब जब मैं एग्जांपल देता हूं मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, देखा है नहीं देखा है, किसी दिन मम्मी बिल्कुल फुल स्टोर्ड एनर्जी के साथ है, राइट, बहुत ज्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ, लेकिन चुपचाप बैठी रहती। हुआ है नहीं हुआ तुम ऐसा तो मैं ही लात घुसे खाया हूं। ऐसा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस मम्मी के साथ देखा है नहीं देखा है, ऐसा बहुत चुपचाप से बैठी हुई है, बस देरी है मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करने, करके देखो फिर देखो कैसे स्टेबिलिटी अचीव करती है।